हेलो एवरीबॉडी। मैथ्स ऑप्शनल के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इन वीडियोस के थ्रू हम आरपीएससी एसीएफ एफआरओ का जो मैथ्स ऑप्शनल है उसमें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का जो पोर्शन दिया गया है उसको हमने स्टार्ट किया है। तो स्टैटिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कोप्लानर फोर्स सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया है और आज के इस वीडियो में हम रिजोल्व पार्ट पे बेस्ड ये थ्योरम है इसका स्टेटमेंट देखेंगे और ये जो स्टेटमेंट है ये आगे आने वाले जो कंसेप्ट हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। तो थ्योरम का प्रूफ हम यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि जो पेपर है अगर वो थ्योरेटिकल टाइप का होता तो हम यहाँ पे प्रूफ भी देखते, लेकिन फ़िलहाल इसका स्टेटमेंट है वो हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई प्लेन है और उसमें कोई पार्टिकल है और उस पर काफ़ी सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट को किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे एंड डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर हम इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस के बारे में जो कंडीशन है उनको डिस्कस करेंगे। तो लामी थ्योरम वगैरह के बारे में आप सबने सुना है। तो लामी थ्योरम कब अप्लाई की जाती है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस कब अप्लाई होते हैं, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा गला आज थोड़ा ख़राब है तो इसलिए इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी थ्योरम जो है वो दी गई है कि सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग थ्रू ए पॉइंट अलोंग एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस अलोंग द डायरेक्शन। तो अब हम देखेंगे कि इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। तो जब हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने ओब्लिक रिजोल्यूशन एंड रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन को डिस्कस किया था। उस टाइम हमने देखा था कि जब रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन की हम बात करते हैं तो पी एंड क्यू की वैल्यू जो हम डिराइव करते हैं उनको हम रिजोल्व पार्ट कहते हैं एंड ओब्लिक रिजोल्यूशन में हम उनको कंपोनेंट कहते हैं। तो रिजोल्व पार्ट की बात यहाँ हो रही है यानी रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन की बात हम यहाँ करेंगे। तो देखते हैं। तो माना कि ये कोई एक प्लेन है और इसमें ओ कोई पार्टिकल या पॉइंट है जिस पर F1 और F2 टू फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ टू फोर्सेस, यानी जो फोर्सेस F1 F2 इनके रिजोल्व पार्ट्स हमें यहाँ चाहिए। तो रिजोल्व पार्ट के लिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे। तो OX एंड OY यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस हमने खींची हैं। मान लेते हैं कि F1 जो फोर्स है ये यहाँ पे OX डायरेक्शन के साथ एंगल बनाता है α1 एंड जो F2 फोर्स है ये OX के साथ डायरेक्शन जो है ये इसके साथ एंगल बनाता है α2। अब रिजल्टेंट की बात हम कर रहे हैं तो मान लेते हैं क्या यहाँ पे R एक रिजल्टेंट है। तो R यहाँ रिजल्टेंट है और R जो है वो OX के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब देखेंगे कि जो OX डायरेक्शन है इसकी और रिजोल्व पार्ट देखेंगे फोर्स F1 का। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए रिजोल्व पार्ट जो है वो होगा F1 कोस α1। तो F1 कोस α1 और F2 फोर्स के लिए OX डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट होगा F2 कोस α2। तो ये होगा F2 कोस α2। इसी तरीके से यहाँ पे जो रिजल्टेंट है इसके लिए OX डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट होगा यहाँ पे R कोस थीटा। तो दिया गया है कि कोई भी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यानी अभी हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं और वर्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल जो है वो साइन के साथ होंगे। तो दिया गया कि सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ टू फोर्सेस, तो रिजोल्व पार्ट यहाँ पे फोर्सेस के हैं F1 कोस α1 F2 कोस α2। तो OX डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, OX डायरेक्शन की। तो दिया गया है
पॉइंट अलोंग एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू, तो ये दोनों फोर्सेस हैं, इनका सम जो है वो इक्वल होगा टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट, यानी यहाँ पे रिजोल्व पार्ट रिजल्टेंट का है आर कोस थीटा, तो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे वैल्यू होगी आर कोस थीटा इक्वल टू F1 कोस अल्फा 1 प्लस F2 कोस अल्फा 2। तो ये हमने बात की OX डायरेक्शन की, और अब हम बात करेंगे OY डायरेक्शन की यानी वर्टिकली। तो उसके लिए आर साइन थीटा इक्वल होगा F1 साइन अल्फा 1 प्लस F2 साइन अल्फा 2। तो हमने देखा कि इस स्टेटमेंट का क्या मीन है यहाँ पे। तो ये जो थ्योरम है ये टू फोर्सेस से ज़्यादा फोर्सेस के लिए भी ये प्रूफ कर सकते हैं हम। तो जो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें वहाँ पे हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। इसी के साथ एक पॉइंट और है कि अगर ये जो फोर्सेस हैं इनके रिजोल्व पार्ट्स अलग अलग अगर ज़ीरो हैं तो जो रिजल्टेंट है उसकी उसकी जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो के इक्वल होगी, क्योंकि रिजल्टेंट है वो इनके सम के इक्वल होता है। तो ये हमने देखा। और कोप्लानर फोर्स सिस्टम में हम सब जानते हैं कि इस तरीके से जो फोर्सेस दिए गए होते हैं उनको हम एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं रिजल्टेंट की हेल्प से। तो इस थ्योरम को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई पॉइंट है उस पर काफ़ी सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू हम कैसे डिराइव करेंगे। तो ये जो थ्योरम हमने देखी है इसी को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दिया गया है कि O कोई एक पार्टिकल है और उस पर F1 F2 F3 इस तरीके से F1 फोर्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो इसके लिए हमने जो थ्योरम अभी देखी थी जिसका स्टेटमेंट, तो उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दी हैं। तो OX एंड OY यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींची हैं। अब हम मानेंगे कि जो F1 फोर्स है ये OX के साथ अल्फा 1 एंगल बना रहा है, F2 अल्फा 2 एंगल बना रहा है इसके साथ। इसी तरीके से जो FN है वो OX डायरेक्शन में अल्फा N एंगल बना रहा है। तो अब हम OX डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट्स की बात करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे OX डायरेक्शन में F1 जो है इसका रिजोल्व पार्ट होगा F1 कोस अल्फा 1, इसी तरीके से F2 कोस अल्फा 2 एंड FN के लिए यहाँ पे FN कोस अल्फा N। तो इनको यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम OY डायरेक्शन की बात करेंगे। तो वर्टिकल लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो OY डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट्स जो हैं वो यहाँ होंगे F1 साइन अल्फा 1, F2 साइन अल्फा 2 एंड FN साइन अल्फा N। तो इनको भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे OX एंड OY डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट्स हैं वो डिराइव करे हैं। अब हम रिजल्टेंट की बात करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे मानेंगे यहाँ पे ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट जो है ये OX के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में रिजोल्व पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो OX डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट है इसके लिए रिजोल्व पार्ट होगा R कोस थीटा, और OY जो डायरेक्शन है इसके लिए होगा R साइन थीटा। तो अब हमने प्रीवियस जो थ्योरम देखी थी उसके स्टेटमेंट से तो रिजोल्व पार्ट्स जो OX डायरेक्शन में है रिजल्टेंट का उसका जो वैल्यू है वो इक्वल होगा OX डायरेक्शन में जो फोर्सेस के रिजोल्व पार्ट्स हैं उसके सम के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये अप्लाई होगा हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो लिखेंगे अगली स्टेप। तो OX डायरेक्शन की बात करेंगे तो रिजोल्व पार्ट्स जो हैं रिजल्टेंट के लिए है आर कोस थीटा, और इसकी जो वैल्यू है वो सम के इक्वल होगी जो फोर्सेस हैं उनके रिजोल्व पार्ट्स उसी डायरेक्शन में। फिर हम OY डायरेक्शन की बात करें तो इस तरीके से दो जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे देखी हैं। तो अब हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको x के इक्वल मानेंगे
एंड दूसरी जो है ओ वाई डायरेक्शन में, इसको हम वाई के इक्वल मान लेते हैं क्योंकि हमें आर की वैल्यू सिंपल जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करनी है। तो इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू एक्स और वाई मानी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करके इक्वेशन सेकंड है इसमें ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर करके ऐड करने पे ये जो स्टेप है ये आएगी। यहाँ से आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आर स्क्वायर हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारी आर की वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त होगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम जो इक्वेशन नंबर हमारी यहाँ सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो जो सेकंड है उसमें फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टेन थीटा है उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा आएगा वाई बाई एक्स और हमें थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें डायरेक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए जो थीटा है हमारा वो हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया रिजल्टेंट की वैल्यू जब काफ़ी सारे फोर्सेस किसी एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं और ओ एक्स डायरेक्शन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ये हमने एज्यूम किया था। तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए पार्टिकल, तो इसके लिए कंडीशन देखने वाले हैं अब। तो हमने लास्ट जो कंसेप्ट देखा है इससे डिराइव किया हमने आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जब किसी पार्टिकल पे काफ़ी सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट की वैल्यू हमने डिराइव की थी। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए पार्टिकल। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम जानते हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो उससे फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स भी ज़ीरो एंड वाई भी ज़ीरो, यानी एक्स और वाई जो है ये रिजॉल्व पार्ट की वैल्यू है यहाँ पे। तो इनको अलग अलग ज़ीरो होना आवश्यक है। तो अगर ये अलग अलग ज़ीरो होंगी तो फिर रिजल्टेंट है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी ये सफिशियंट कंडीशन भी है। तो एक बार हमने नेसेसरी के लिए देखा और एक बार सफिशियंट कंडीशन के लिए। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर हमारा x की वैल्यू ज़ीरो है, y की वैल्यू ज़ीरो है, यानी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने खींची थी तो उनके जो रिजॉल्व पार्ट्स हैं उनका अलग अलग जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। तो रिजल्टेंट भी फिर हमारा ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे सफिशिएंट के लिए हम बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू भी ज़ीरो एंड y की वैल्यू भी ज़ीरो, यानी हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर के इक्वल है, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू ज़ीरो, यानी यहाँ पे नेसेसरी के लिए कंडीशन है और सफिशिएंट के लिए कंडीशन है। तो ये हमने देखी इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे तभी होगी जब जो रिजॉल्व पार्ट्स हैं उनकी वैल्यू अलग अलग ज़ीरो हो, या फिर रिजॉल्व पार्ट्स की वैल्यू अगर अलग अलग ज़ीरो है तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए कि कोई रिजिड बॉडी है उसमें थ्री फोर्सेस हैं। तो थ्री फोर्सेस की बात कर रहे हैं क्योंकि टू फोर्सेस के बारे में इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन अलग होनी चाहिए और जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो इनको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम थ्री फोर्सेस की बात करेंगे। तो दिया गया है कि अगर तीन फोर्सेस हैं वो किसी प्लेन में एक्ट कर रहे हैं अपॉन ए रिजिड बॉडी, तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे होगी बॉडी। अगर वो
किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं या फिर पैरेलल हैं। तो ये यहाँ पे कंडीशन है कि फोर्सेस के लिए कि दे मस्ट आइदर मीट इन ए पॉइंट और मस्ट बी पैरेलल। तो काफ़ी सिंपल सा इसका प्रूफ है। तो हमारे लिए यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये जो फोर्सेस हैं ये किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या फिर पैरेलल हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो यहाँ पे डेवलप हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी स्थिति में कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है, क्योंकि स्पेसिफिक हैं ये कंडीशंस। तो अब इन कंडीशंस को देखने वाले हैं हम। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं जा सकती क्योंकि फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा, और वैसे भी जो इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी टॉपिक को। तो शायद एक वीडियो और बन जाएगा इस पे। तो इसके बाद और सिलेबस भी हमें जल्दी जल्दी करना है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे जो प्रूफ हैं वो नहीं करा सकती। लेकिन यहाँ पे हम ये सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ ये कंडीशन है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कंडीशंस की इक्विलिब्रियम के लिए। तो अब बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। तो इसके लिए उनका कोप्लानर होना आवश्यक है, इसके साथ ही वो किसी एक पॉइंट पे मीट करें तीनों फोर्सेस या पैरेलल हों। तो यहाँ पे कोप्लानर फोर्सेस है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जब यहाँ पे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं तो ये कनकरेंट फोर्स कहलाते हैं, यानी कोप्लानर कनकरेंट फोर्स, क्योंकि प्लेन जो है वो भी सेम ही प्लेन में यहाँ पे मीट करेंगे ये, या फिर पैरेलल हों। तो ये सारी कंडीशन जो हैं इन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोप्लानर फोर्स हैं, ये कनकरेंट भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर ये फोर्सेस हैं ये किसी एक पॉइंट पे मीट करें तो कौन कौन सी थ्योरम या फिर जो कंडीशन अप्लाई होंगी, और अगर पैरेलल हैं तो फिर यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो सबसे पहले है इफ़ दे मीट एट ए पॉइंट। तो अगर ये फोर्सेस हैं ये एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो लामी थ्योरम है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। लामी थ्योरम आपने सुना होगा, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, इसका स्टेटमेंट और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे इस पे। इसके बाद है कि जो फोर्सेस हैं वो फिर यहाँ पे लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस जो है उसको भी फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पे थर्ड जो कंडीशन है वो है कि जो रिजॉल्व पार्ट्स हैं सारे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं किसी पार्टिकल पे, तो उन रिजॉल्व पार्ट्स का जो अलजेब्रिक सम है इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन हमने अभी डिस्कस की थी इसी वीडियो में। तो आर की वैल्यू यानी ज़ीरो होनी चाहिए। तो algebraic sum of the resolved part of all the forces in any two perpendicular direction should be zero separately। तो ये यहाँ पे तीन कंडीशन है इफ़ दे मीट एट ए पॉइंट। अब हम बात करेंगे अगर ये पैरेलल हों तो क्या कंडीशन होगी। तो अगर ये फोर्सेस हैं ये पैरेलल हों तो algebraic sum of all the moments of all the forces about any point O which lie in same plane should be zero। तो मोमेंट्स यानी रोटेशनल टेंडेंसी जो होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मोमेंट्स के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो अलजेब्रिक सम है मोमेंट्स का, जो फोर्सेस हैं उनके मोमेंट्स का अबाउट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट को यहाँ पे लेंगे तो फिर उसके अलोंग जो मोमेंट्स हैं उनका अलजेब्रिक सम है ये यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये हमने कंडीशन को यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियो में हमने थ्योरम ऑन रिजॉल्व पार्ट्स में ये इम्पोर्टेंट थ्योरम का स्टेटमेंट देखा है, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए पार्टिकल। तो काफ़ी सारे फोर्सेस जब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं किसी पार्टिकल पे, कोप्लानर सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे सेम प्लेन में, तो रिजल्टेंट की वैल्यू हम कैसे डिराइव करते हैं, तो इस सब को हमने यहाँ पे डिस्कस किया।
इसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन देखी इक्विलिब्रियम की ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए पार्टिकल। और इसके बाद हमने इक्विलिब्रियम के लिए देखा कि जो इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो फोर्सेस हैं वो या तो किसी पॉइंट पे मीट करने चाहिए या फिर पैरेलल होने चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर वो किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं तो लामी थ्योरम वगैरह है ये सेटिस्फाई करेंगे। इसके साथ ही लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस है ये यहाँ फॉलो होगा। और अलजेब्रिक सम जो है रिजोल्व पार्ट्स का सारे फोर्सेस का इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी ज़ीरो होगा सेपरेटली। एंड इसके बाद हमने देखा है कि अगर ये पैरेलल हों तो फिर इनके जो मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, उनका जो अलजेब्रिक सम है किसी पॉइंट के लिए मोमेंट्स निकालेंगे सारे फोर्सेस के, फिर उनका अलजेब्रिक सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमने कंडीशन देखी। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लामी थ्योरम को डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। एंड ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस और पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे और मोमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो इन सब को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप इन वीडियो से आपको हेल्प होगी। सो अगर आपको इन वीडियो से हेल्प हो रही है तो फिर आप इन वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।